जरा सोचो, अगर तुमने पूरी दुनिया देख ली हो, मौत को कई बार सामने से देख लिया हो, समुद्र के तूफानों से लड़कर लौट आए हो, और फिर तुम कसम खाओ कि अब कभी जहाज पर कदम नहीं रखोगे, लेकिन एक दिन राजा खुद तुम्हारे दरवाजे पर दूत भेजे और कहे तुम्हें फिर जाना होगा, और इस बार ये सफर तुम्हारी मर्जी का नहीं हुक्म का है, तो क्या करोगे तुम? क्या तुम अपनी जान की परवाह करोगे या राजा की आज्ञा मानोगे? आज की कहानी है सिंबाद द सेलर की 7वीं और आखिरी यात्रा की, वो यात्रा जहां समुद्र दुश्मन था, इंसान दरिंदे थे और हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इस बार सिंधुबाद खुद नहीं जाना चाहता था, फिर भी गया। लेकिन क्यों? और क्या वो सच में इस बार जिंदा लौट पाया, या ये सफर उसकी आखिरी सांस बन गया? आज मैं तुम्हें पूरी कहानी ऐसे सुनाने वाला हूँ जैसे तुम खुद उस जहाज पर खड़े हो, हवा तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही हो और दूर काले बादलों के पीछे छुपा तूफान तुम्हें घूर रहा हो। तैयार हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। जब सिंबाद द सेलर ने छठी यात्रा के बाद बगदाद की धरती पर कदम रखा था, तो उसने सच में कसम खाई थी कि अब वह कभी समुद्र की तरफ देखेगा तक नहीं, क्योंकि उसने तूफानों की दहाड़ सुनी थी, जहाजों को लकड़ी की तरह टूटते देखा था, साथियों को लहरों में डूबते देखा था और मौत को इतनी बार करीब से महसूस किया था कि अब उसका दिल रोमांच नहीं बल्कि शांति चाहता था। वह अपने विशाल घर में बैठा मेहमानों को अपनी पुरानी यात्राओं की कहानियां सुनाता, गरीबों को दान देता और सोचता कि अब जीवन बस आराम से गुजरेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर किस्मत को तुम्हारी शांति मंजूर ही न हो तो क्या होगा? एक सुबह जब सूरज की रोशनी आंगन में फैल रही थी, तभी शाही पोशाक पहने एक दूत उसके दरवाजे पर आया और बोला कि राजा ने तुरंत दरबार में बुलाया है। अब तुम समझ सकते हो कि उस समय राजा का बुलावा आदेश होता था, विकल्प नहीं। सिंधुबाद के दिल में हल्का सा डर फिर जागा, लेकिन वह दरबार पहुंचा। राजा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा कि दूर एक महान राजा के पास विशेष उपहार और संदेश भेजना है, और यह जिम्मेदारी वही निभा सकता है जिसने 7 समंदर देखे हों। अब यहाँ जरा खुद को उसकी जगह रखो। तुम जानते हो कि समुद्र तुम्हारे लिए खतरा है, फिर भी तुम्हें जाना पड़े तो दिल क्या कहेगा? सिंधुबाद ने सिर झुका दिया, आदेश मान लिया। कुछ ही दिनों में एक मजबूत जहाज तैयार हुआ। उसमें कीमती रेशम, सोने की बनी वस्तुएं, दुर्लभ मसाले और शाही पत्र रखा गया। नाविक चुने गए। सब कुछ भव्य था, लेकिन सिंधुबाद के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। जैसे तूफान से पहले हवा अचानक शांत हो जाती है। शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। समुद्र नीला था, हवा अनुकूल, नाविक गीत गा रहे थे। सबको लग रहा था कि यह यात्रा आसान होगी, लेकिन अनुभव रखने वाला इंसान अक्सर हवा के बदलते स्वर को पहचान लेता है। और एक शाम अचानक कप्तान का चेहरा बदल गया। उसने आकाश की ओर देखा जहां दूर काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। हवा ने रुख बदला और कुछ ही घंटों में समुद्र उफान मारने लगा। लहरें जहाज की दीवारों से टकरा रही थीं, बिजली आसमान चीर रही थी। नाविक रस्सियां कस रहे थे, कोई पाल समेट रहा था, कोई पानी बाहर फेंक रहा था। और उसी अफरा तफरी में कप्तान चिल्लाया कि जहाज दिशा खो चुका है और हम उस इलाके में पहुंच गए हैं जहां खतरनाक कबीले रहते हैं। अब जरा रुककर सोचो, तूफान से बचना मुश्किल है, लेकिन अगर तूफान तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाए जहां इंसान ही इंसान का शिकार करता हो, तो डर किस स्तर का होगा? पूरी रात जहाज तूफान से जूझता रहा और सुबह होते होते वह एक पथरीले द्वीप से टकराकर टूट गया। जो लोग तैर सकते थे वे किनारे पहुँचे। सिंधुबाद भी किसी तरह एक लकड़ी पकड़कर किनारे आया। द्वीप बाहर से हरा भरा था, पेड़ों पर फल लगे थे, मीठे पानी की धारा बह रही थी। कुछ नाविक खुश भी हुए कि शायद हम बच गए,
लेकिन अनुभव कहता है कि जितनी शांत जगह दिखती है उतना ही गहरा उसका खतरा छिपा होता है। और सच भी यही निकला, क्योंकि अचानक झाड़ियों के पीछे से लंबे काले बलिष्ठ लोग निकले जिनकी आंखों में अजीब चमक थी। उन्होंने बिना एक शब्द बोले सबको घेर लिया, हथियार छीन लिए, रस्सियों से बांध दिया और अपने गांव की ओर ले गए। गांव लकड़ी की बाड़ से घिरा था और बीच में एक बड़ा सा घर था जहां सबको कैद कर दिया गया। कुछ देर बाद उन्हें खाना दिया गया जो देखने में साधारण था, लेकिन गंध अजीब थी। नाविक भूखे थे इसलिए उन्होंने बिना सोचे खा लिया, पर सिंधुबाद ने सिर्फ थोड़ा सा खाया क्योंकि उसके अनुभव ने उसे सावधान रहना सिखाया था। 2-3 दिन में उसने देखा कि जो लोग वह खाना ज्यादा खा रहे थे वे सुस्त पड़ रहे हैं, उनका शरीर भारी हो रहा है, वे लगभग बेहोशी में रहते हैं। और तब उसे समझ आया कि यह कोई साधारण भोजन नहीं बल्कि उन्हें मोटा करने का तरीका है, क्योंकि वे लोग नरभक्षी थे और अपने कैदियों को धीरे धीरे खाने के लिए तैयार कर रहे थे। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम किसी के लिए भोजन बनने वाले हो तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? डर से जड़ हो जाओगे या रास्ता खोजोगे? सिंधुबाद ने रास्ता चुना। उसने खाना लगभग बंद कर दिया, खुद को कमजोर दिखाया ताकि वह आकर्षक शिकार न लगे, और भीतर ही भीतर भागने का मौका तलाशने लगा। हर रात उसे साथियों की चीखें सुनाई देती और सुबह वे गायब होते। यह डर सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा को हिला देने वाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी क्योंकि उसे पता था कि जब तक सांस है तब तक मौका है। उस रात जब पहरेदारों की आंखों में नींद उतरने लगी और आग की लपटें धीमी पड़ गईं, सिंधुबाद समझ गया कि यही मौका है, क्योंकि कई दिनों से वह जानबूझकर कम खा रहा था। खुद को इतना कमजोर दिखा चुका था कि कबीले वालों को लगता था यह आदमी ज्यादा दिनों तक बचेगा ही नहीं, इसलिए उस पर पहरा भी हल्का था। लेकिन उसके भीतर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडी समझदारी काम कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपने बंधन को परखा। रस्सी पूरी तरह कसी नहीं थी, शायद उन्हें विश्वास था कि कोई भाग नहीं सकता। उसने सांस रोककर गांठ ढीली की। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर सुनाई दे रही होगी। और अब जरा तुम खुद को उसकी जगह रखो। चारों ओर नरभक्षी, हल्की चांदनी, दूर से आती किसी की दर्दनाक चीख, और तुम्हें बिना आवाज किए मौत के घेरे से बाहर निकलना है। क्या तुम हिम्मत कर पाते? सिंधुबाद रेंगते हुए दीवार के उस कोने तक पहुंचा जहां लकड़ी कुछ कमजोर थी। उसने धीरे धीरे उसे हटाया, बाहर झाड़ियों की तरफ सरक गया और बिना पीछे देखे भागा। वह जानता था पीछे देखने का मतलब है डर को आमंत्रित करना। जंगल घना था, जमीन उबड़ खाबड़, कांटे पैरों में धंस रहे थे, लेकिन दर्द से ज्यादा बड़ा डर पीछे छूटते कदमों का था। कई बार उसे लगा कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। हर सरसराहट में उसे खतरा सुनाई देता, लेकिन वह रुकता नहीं। पूरी रात भागता रहा और जब सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आई तो वह थककर गिर पड़ा। अब यहाँ जरा सोचो, शरीर थक चुका हो, पेट खाली हो, पानी न हो और फिर भी तुम्हें उठना पड़े क्योंकि रुकना मौत है। सिंधुबाद ने पेड़ों पर लगे जंगली फल खाए, पत्तों पर जमी ओस से पानी पिया और फिर चल पड़ा। 3 दिन तक वह जंगल में भटकता रहा, कभी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता, कभी दलदली जमीन से गुजरता, कभी दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज सुनकर दिशा बदल देता। उसके मन में एक ही बात थी, समुद्र तक पहुंचना है, क्योंकि जहां समुद्र है वहां सभ्यता की संभावना है। चौथे दिन जब वह एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा तो दूर उसे नीली लहरें चमकती दिखीं और उसके दिल में महीनों बाद उम्मीद की लौ जली। वह लगभग गिरते पड़ते उस दिशा में बढ़ा और जब किनारे पहुंचा तो उसने कुछ लोगों को देखा जो अलग तरह के कपड़े पहने थे और जहाज से सामान उतार रहे थे। पहले तो वे उसे देखकर चौंके क्योंकि उसका हाल भयानक था। दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े फटे, शरीर कमजोर,
लेकिन जब उसने टूटी आवाज में अपनी कहानी सुनाई तो वे दंग रह गए। वे व्यापारी थे और पास के एक सभ्य राज्य से आए थे। उन्होंने उसे पानी दिया, खाना दिया और जहाज पर चढ़ा लिया। अब सोचो उस पल की राहत जब कई दिनों तक तुम्हें लगता रहा कि तुम किसी के भोजन बनने वाले हो और अचानक तुम्हें इंसानियत मिल जाए। जहाज उसे उस राज्य में ले गया जहां का राजा न्यायप्रिय और समझदार था। जब सिंधुबाद को दरबार में ले जाया गया तो उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। राजा ने ध्यान से सुना और कहा कि जिसने इतने कष्ट झेले हों वह साधारण व्यापारी नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति है। उसे सम्मान दिया गया, रहने की जगह दी गई और कुछ महीनों तक उसने वहीं रहकर व्यापार किया ताकि वापसी के लिए साधन जुटा सके। इस दौरान उसने सीखा कि हर भूमि पर खतरा हो सकता है, लेकिन हर जगह दया और सद्भाव भी मौजूद है। आखिरकार एक बड़ा जहाज बगदाद की ओर रवाना होने वाला था और उसे उसमें जगह मिली। समुद्र की लहरें इस बार शांत थीं, लेकिन उसके मन में अब रोमांच नहीं बल्कि गहरी समझ थी। वह डेक पर खड़ा समुद्र को देखता और सोचता कि यही वह शक्ति है जो इंसान को गिराती भी है और सिखाती भी है। जब बगदाद की मीनारें दूर से दिखाई दीं तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह किनारे उतरा तो लोगों ने उसका स्वागत किया क्योंकि उसकी यात्राओं की चर्चा पहले से थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान कम और गंभीरता ज्यादा थी। उसने दरबार में जाकर राजा को उपहार और संदेश की स्थिति बताई। जो कुछ बचा था वह सौंप दिया और फिर घर लौटकर उसने अपने मन में अंतिम निर्णय लिया कि अब समुद्र से रिश्ता खत्म। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान किया, जरूरतमंदों की मदद की और युवाओं को अपनी कहानी सुनाकर समझाया कि साहस जरूरी है पर समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वह उस द्वीप पर लालच में आकर ज्यादा खा लेता, अगर वह डर के कारण भागने की कोशिश न करता, अगर वह जंगल में थककर बैठ जाता, तो 7वीं यात्रा उसका अंत बन जाती। और भाई, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हें जिंदगी दूसरा मौका दे तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? क्या तुम डर के बावजूद सही फैसला ले पाओगे या हालात के सामने हार मान लोगे? यही 7वीं यात्रा का असली सबक है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय है। और शायद इसी वजह से सिंधुबाद की यह आखिरी यात्रा थी, क्योंकि उसने आखिरकार समझ लिया था कि जीत समुद्र पर नहीं बल्कि खुद पर पाना सबसे बड़ी विजय होती है।